Hello students, so welcome to the paper discussion of JEE Main Test 62 uploaded on NTA Abhyas app. Alright, so overall analysis जो मैंने इस पेपर का किया स्टूडेंट्स मुझे कुछ क्वेश्चंस इसमें स्पेसिफिकली बहुत इजी लगे. क्वेश्चन नंबर 1, 7, 9, 12, 15, 19 and 22. Relatively good question. I won't say very tough questions. Relatively good questions were 4. And overall level of paper, I'll say it is medium as compared to the test 61, which was much easier. But this is a medium paper, but relatively again towards the easier side. So anything 65 plus, 60 to 65 plus agar score hai, तो it is a good score. And some very well prepared students may score somewhere around 80 to 85 or more than that. All right, so moving towards the paper discussion. राइट द फर्स्ट क्वेश्चन एज यूजुअल हमें हर बार ऑलमोस्ट ये एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह से रिलेटेड ही मिल रहा है. फॉर हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट द रेशियो ऑफ रेडियस टू इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ. ऑलराइट, तो द कनेक्टिंग रिलेशन इज 2 पाई आर इक्वल्स n लैम्डा. तो यहाँ से आपका रेडियस टू इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ r बाय लैम्डा का जो रिलेशन होगा दैट इज n अपॉन 2 पाई. तो अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, कुछ इसमें थॉट नहीं देना है. तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी योर आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Right, two particles A and B. Now this is a good question here. Two particles A and B each of mass m given 2l इनका length है. Whole system is on smooth horizontal table with B initially at a distance L from A. The particle at the end is projected with speed. The velocity of the ball A just after the string is taut. Alright. अब इसमें situation ऐसा है कि जब initially अपन देखें तो initially तो this string it is in this form, zigzag form. यहाँ पर ये object है, this is A. एंड फाइनली व्हेन द स्ट्रिंग इज टॉट, जब स्ट्रिंग टॉट हो जाएगा तो ये इस फॉर्मेट में कंप्लीट लेंथ होगा जहां पे ये ऑब्जेक्ट बी इधर है और यहां पे ऑब्जेक्ट ए जो प्लेस्ड है. ऑफ कोर्स जब तक स्ट्रिंग टॉट नहीं होगी तब तक पार्टिकल ए तो कैन नॉट मूव बिकॉज स्ट्रिंग जब टॉट नहीं है, स्लैग्ड है, तो टेंशन दैट स्ट्रिंग इज जीरो. तो दिस डिस्टेंस वी आर गिवन इट इज एल. राइट, दिस इज एल, दिस इज 2l. तो ऑफ कोर्स साइन थीटा के हिसाब से ये एंगल साइन थीटा के हिसाब से 30 डिग्री आ गया. राइट, अब अकॉर्डिंगली वी कैन सी दैट कि जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे टॉट सिचुएशन में आएगा, इसका वेलोसिटी उस समय u था. इस u का एक कंपोनेंट है which is along the string, let's say which is u parallel, and one component is perpendicular to the string, let's say it is u perpendicular. Right, now just after that string is taut, A and B का जो velocity होगा along the length of the string that will become the same because string तो extend हो नहीं सकती. तो दोनों का जो velocity होगा along the length of the string, that VA and VB के components, right, इनके जो components होंगे VA and VB component along the length of the string, they will become equal. राइट, अब ये जब इक्वल होंगे तो ऑफ कोर्स अगर अपन मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करें जस्ट बिफोर द स्ट्रिंग इज टॉट एंड जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग इज टॉट, तो दैट मोमेंटम कंजर्वेशन विल गिव यू m टाइम्स u पैरेलल. ये कंजर्वेशन मैं लगा रहा हूं अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. और फाइनल मोमेंटम में ऑफ कोर्स दोनों की स्पीड जो होगी दैट विल बी इक्वल. अनइक्वल स्पीड में स्ट्रिंग का लेंथ ऑल्टर हो जाएगा विच इज नॉट पॉसिबल. तो यहां से v की वैल्यू जो आ रही है दैट इज u पैरेलल अपॉन 2. नाउ ये u जो है, इसका u हमें वैल्यू दे रखा था, ये 30 डिग्री एंगल है यहाँ पे, तो उसके हिसाब से दिस इज ऑल्सो 30. तो दैट विल बी u cos 30. दिस इज u cos 30 अपॉन 2 और रूट 3 बाय 2 के हिसाब से दिस रूट 3 u बाय 4. तो दैट गिव्स यू ऑप्शन ए. सो इट इज अ गुड क्वेश्चन, अच्छा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वेरी गुड प्रॉब्लम. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस गिवन है, टाइम वेरिंग फंक्शन गिवन है. अब जब हमें 80 और टाइम के बीच में ग्राफ गिवन है और इट इज स्ट्रेट अवे ऑफ द फॉर्म y इक्वल्स टू mx, तो y एक्सिस पे तो 80 है, m जो होगा दैट इज स्लोप इट इज tan 60 रूट 3 और x एक्सिस पे t है. तो ये एक तो मेरे पास 80 का इक्वेशन आ गया. राइट, फर्दर वी नो दैट कि स्पीड अगर निकालें, सिंस 80 इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, तो 80 का जब इंटीग्रेशन करूंगा मैं 0 से t तक, तो दैट विल गिव मी द स्पीड फंक्शन. तो इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूं रूट 3t का, तो इज रूट 3t स्क्वायर बाय 2. तो ये v का वैल्यू भी आ गया. अब द क्वेश्चन सेज व्हेन द एंगल बिटवीन द टोटल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द रेडियल एक्सेलरेशन. तो अगर ऑब्जेक्ट इस तरह से घूम रहा है, यहां पर अगर वो लोकेटेड है इस डायरेक्शन में, इसका 80 हो जाएगा. यहां पे वी विल हैव AC. This is a radial, this is a tangential, and here we will be having the net acceleration A. तो नेट एक्सेलरेशन और रेडियल के बीच में एंगल ये 30 डिग्री कह रहा है. तो वी नो दैट दिस tan 30
this tan 30 will be equals to 80 upon AC. This 80 upon AC के हिसाब से this tan 30 it's 1 by root 3. तो अब accordingly we can see that जो 80 है that 80 it is AC upon root 3. Now 80 का वैल्यू we have root 3t, ये 80 का वैल्यू हमें गिवन है और AC को अपन v स्क्वायर बाय r प्लेस कर सकते हैं, तो v स्क्वायर बाय r अपॉन रूट 3. अच्छा v we have already calculated, तो अकॉर्डिंगली we will have root 3t equals v स्क्वायर बाय r प्लेस कर रहा हूं, r 1 मीटर दे रखा है, तो v स्क्वायर किया तो इज 9t टू द पावर 4 अपॉन 4 रूट 3. इसको अपन फर्दर सॉल्व करें तो रूट 3 एंड 3 ये 3 हो जाएगा, दिस इज फर्दर कैंसल्ड. अच्छा स्क्वायर हमने किया था, दिस विल रिमेन 3 ओनली. Right, so this is t cube equals to 4, so that will give you t as 2 to the power 3, 2 by 3, 2 to the power 2 by 3. So looking at the options, we have t 2 to the power 2 by 3 as option C. तो जस्ट मैंने AT और AC का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे यूज किया है और टाइम का वैल्यू जो है वो t to the power 2 by 3 seconds यहाँ पे कंक्लूड किया. Alright, moving to the next question. Next question में block shown the diagram has mass given, charge given, block is given an initial velocity in x direction और electric field आप देखें electric field x direction में switch on किया है. तो जब electric field x में switch on किया है तो y direction जो होगी that y direction is unaffected. इसका मतलब the time taken to reach the ground horizontally thrown projectile we know it is 2h by g under root. h का वैल्यू 5 दे रखा है, g यहाँ 10 प्लेस करें तो we have 1 second, तो टाइम 1 second आ गया. अब फर्दर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स ऑब्जेक्ट पे लगेगा दैट इज F इक्वल्स टू QE, दैट विल बी इक्वेटेड विद मास टाइम्स एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन. तो एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन विल बी QE बाय m. अब ये जो टाइम है जितनी देर में ऑब्जेक्ट लैंड किया उतनी देर में वो हॉरिजॉन्टली कितना ट्रैवल करेगा दैट इज जज्ड बाय द सेकंड इक्वेशन इन x डायरेक्शन दैट डेल्टा x इक्वल्स uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर. तो डेल्टा x विल बी द रेंज, ux वी आर गिवन इट इज 2, टाइम का वैल्यू वी हैव 1, देन ax जो है दैट इज QE बाय m. तो q का वैल्यू अपन देखें तो q जो गिवन है इस केस में इट इज 2 into 10 to the power minus 9. इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इट इज 2 न्यूटन पर कूलम अपॉन मास जो है दैट इज 2 माइक्रोग्राम. राइट, ये 2 माइक्रोग्राम है तो वी हैव 2 into 10 to the power minus 9 किलोग्राम एंड दैट into t स्क्वायर. दिस इज ut प्लस हाफ at स्क्वायर. तो रेंज का वैल्यू जो यहाँ पे आएगा दिस इज ये 2 कैंसिल हो रहा है, 10 पावर 9 कैंसिल हो रहा है, दिस इज 2 plus 1, तो दैट रेंज कम्स आउट एज 3 meters. तो वी सर्चिंग फॉर दैट ऑप्शन, तो डी ऑप्शन में ये 3 meters गिवन है. तो अगेन बेसिक प्रोजेक्टाइल ही है, बस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स दे दिया तो हमने वर्टिकल डायरेक्शन यूजुअल वे में सॉल्व किया, हॉरिजॉन्टल के लिए सेकंड इक्वेशन लगाया एक्सेलरेशन निकाल के और वहां से रेंज आ गया. राइट, सो इजी क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. म्यूचुअल इंडक्टेंस इन द फिगर इज. राइट, अब ऐसे केस में जब मुझे फ्लक्स निकालना होगा, ये एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है फ्लक्स निकालने का, कि यहां से अगर अपन एक जनरल डिस्टेंस x पे चलें और x पे जाके इधर अगर अपन एक एलिमेंट ले लें ऑफ लेट्स से विड्थ dx, ये एक एलिमेंट मैंने कंसिडर किया ऑफ विड्थ dx, तो इसमें जो फ्लक्स वैल्यू होगा दैट फ्लक्स इज b इनटू a, b डॉट da. तो b डॉट da में b तो हो जाएगा म्यू नॉट i अपॉन 2 पाई x और एरिया जो होगा इस स्ट्रिप का दैट स्ट्रिप विल बी b टाइम्स dx. तो ये तो आपका फ्लक्स वैल्यू हुआ थ्रू दैट स्मॉल एलिमेंट. अब टोटल फ्लक्स निकालने के लिए ऑफ कोर्स हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो दिस इज म्यू नॉट i b dx अपॉन 2 पाई x व्हेन इंटीग्रेटेड फ्रॉम, नाउ लिमिट्स जो होंगी दैट विल बी a to a plus b, a से a plus b अपन लिमिट्स लगा रहे हैं, तो दिस इज म्यू नॉट i b अपॉन 2 पाई 1 बाय x का इंटीग्रेशन किया तो ln x आ जाएगा, इट इज ln a plus b अपॉन a. So that is going to be the value of flux. Now we know that mutual inductance जो होता है that is n phi by I, number of turn वहां पे 1 है, तो phi की वैल्यू जो है उसको अपन mi से इक्वेट कर सकते हैं. इस phi की वैल्यू को अपन mi से इक्वेट करें तो I और I कैंसिल हो जाएगा और म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो वैल्यू बचेगा that is mu naught b ln a plus b upon a and that upon 2 pi. तो ये ऑप्शन अगर अपन सर्च करें तो दिस इज गिवन इन D. राइट, ये डी ऑप्शन गिवन है. तो फ्लक्स निकाला है और म्यूचुअल इंडक्टेंस वाले फॉर्मूले से इक्वेट किया. तो अगेन एन इजी प्रॉब्लम. नेक्स्ट पे चलते हैं. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन में now in this problem it says the cavity of radius r by 2 is made inside a solid sphere of radius r. The center of the cavity is located at distance r by 2. right, तो अब as per this question
ये हमें एक लेट्स से स्फीयर गिवन है, और इस स्फीयर में अगर अपन ऑब्जर्व करें तो इट सेज कि एक कैविटी हमने बनाया है जो यहां से r/2 डिस्टेंस पे है इसका सेंटर। ठीक है, तो दिस इज द कैविटी और ये कंप्लीट स्फीयर। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m एट अ डिस्टेंस r/2 ऑपोजिट टू द सेंटर ऑफ कैविटी। तो पार्टिकल जो है वो यहां प्लेस करना है, राइट, पार्टिकल यहां पे प्लेस करना है, ये कैविटी है। अब ये वाला पार्ट तो हॉलो है जहां पे कैविटी बनाया, और ये आपका सॉलिड पार्ट है, और यहां वो m मास रखा हुआ है। तो इस m मास पे जब मुझे फोर्स निकालना होगा, द ग्रेविटेशनल फोर्स पूछा है, तो ऑफ कोर्स वी कैन सी दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन दैट पार्टिकल, it is basically the force exerted by the complete sphere minus the force exerted by the cavity। ठीक है, अगर मैं कंप्लीट की वजह से पॉइंट पी पर कितना फोर्स लगेगा वो निकाल लूं, और कैविटी की वजह से जो फोर्स लगना है उसको सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो उसके हिसाब से मुझे नेट फोर्स उस m पे मिल जाना चाहिए। Now we can see that force जो है that is m times e, अगर ग्रेविटेशनल फील्ड E पता है तो फोर्स इज गिवन बाय me। तो द फोर्स एक्सर्टेड बाय द कंप्लीट स्फीयर, अब ये जो पॉइंट P है ये सॉलिड स्फीयर के अंदर का पॉइंट है, तो फील्ड जो होगा दैट इज gmr/r³। दिस इज gmr अपॉन r³। इसमें कैपिटल M जो है दैट इज मास ऑफ द कंप्लीट स्फीयर, राइट। अच्छा, ये R जो है जिस डिस्टेंस पे फील्ड निकालनी दैट इज r/2 एंड दैट अपॉन r³। तो उसके हिसाब से दिस रिजल्ट इट इज gm अपॉन 2r²। ये तो आपका ग्रेविटेशनल फील्ड आ गया, अट्रैक्टिव होगा तो दिस इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द राइट साइड। नाउ अब अपन फोर्स फाइंड आउट करें। अच्छा, ये फोर्स निकालना था तो ये m से भी फर्दर मल्टीप्लाई होगा, दैट फोर्स इज m इनटू द फील्ड, तो ये m वाले फैक्टर से फर्दर मल्टीप्लाई होता जाएगा। देन द फोर्स ड्यू टू कैविटी पार्ट। अब कैविटी को अगर मैं अपने आप में एक स्फीयर मान लूं तो उसके लिए पॉइंट P एक एक्सटीरियर पॉइंट है, और एक्सटीरियर पॉइंट पे फील्ड का फॉर्मूला जो होता है दैट इज gm/r², राइट। तो अपन gm/r² लिखें तो कैविटी का रेडियस आधा है, r/2 है। अगर उसका रेडियस r/2 है तो वॉल्यूम 4/3 πr³ के हिसाब से वॉल्यूम जो होगा वो 1/8 होगा, तो इस कैविटी का जो मास होगा दैट विल बी 1/8। तो gm अपॉन P और C, कैविटी के सेंटर से पार्टिकल का डिस्टेंस जो है दैट इज r/2 प्लस r/2 वाला, तो gm/r² एंड मल्टीप्लाइड बाय मास। तो उसके हिसाब से ये फैक्टर जो आ रहा है दिस इज gmm अपॉन 8r²। ठीक है, ये जो फोर्स होगा ये भी अट्रैक्टिव है, दिस इज आल्सो टुवर्ड्स राइट। तो अब अपन नेट फोर्स निकालें तो वो इनके सब्ट्रैक्शन से आएगा, बिकॉज टोटल में से कैविटी का शेयर माइनस कर दो तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो वी हैव gmm/r² एंड ब्रैकेट में विल बी हैविंग 1/2 minus 1/8। नाउ दिस 1/2 minus 1/8 इट विल बी 3/8, और gm/r² को अपन स्मॉल g लिख देंगे एज पर द क्वेश्चन, तो दिस इज 3/8 स्मॉल m इंटू g। तो दिस गिव्स यू ऑप्शन बी एज योर आंसर। तो अच्छा क्वेश्चन है डेफिनेटली वो कैविटी, बट कैविटी वाले कॉन्सेप्ट जो है वो रिपीटेटिवली आप अलग अलग सेक्शंस में इलेक्ट्रोस्टैट्स वगैरह में भी सॉल्व कर चुके हैं, तो इफेक्टिवली एन इजी क्वेश्चन अगेन। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। फाइंड द चेंज इन टेम्परेचर ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल ऑन द केल्विन स्केल द आयरन पीस हीटेड फ्रॉम 30 to 90। राइट, तो चेंज इन टेम्परेचर जो डिग्री सेल्सियस स्केल में आया वो तो 30 से 90 मतलब 60 डिग्री हो गया। देन चेंज इन टेम्परेचर जो फ़ारेनहाइट स्केल में आएगा, तो फ़ारेनहाइट स्केल का चेंज इन टेम्परेचर विल बी 9/5 टाइम्स दिस चेंज इन टेम्परेचर। 9/5 टाइम्स कर रहा हूं तो ये आ जाएगा आपका 108 फ़ारेनहाइट। एंड केल्विन स्केल में तो ऑफ कोर्स चेंज इन टेम्परेचर इक्वल ही रहेगा, दोनों का स्केल कैलिब्रेशन जो है वो डिफरेंस वाइज एक जैसे ही होता है, तो वो 60 केल्विन, तो 108 एंड 60, दिस इज ऑप्शन ए। तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, थर्मोडायनेमिक्स। फॉर टू थर्मोडायनेमिक प्रोसेस टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ये सब ग्राफ्स गिवन हैं, एंड वी नीड टू फाइंड द रेशियो ऑफ वर्क डन इन द टू प्रोसेसेस। ऑलराइट, अब फर्स्ट ग्राफ जो गिवन है ये वाला, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, तो ये आइसोबारिक है। तो जब पहला प्रोसेस जो है वो आइसोबारिक है तो आपका वर्क डन जो होगा दैट विल बी nr डेल्टा टी। यहां टेम्परेचर पहले T0 था, बाद में 2T0 हो गया, तो डिफरेंस इन टेम्परेचर आपका T0 आ जाएगा, दिस इज nr T0। ये वर्क डन आइसोबारिक का। अब ये जो प्रोसेस गिवन है यहां पे, इस ग्राफ को देखकर वी कैन से जब वॉल्यूम डबल हो रहा है तो टेम्परेचर आधा हो रहा है, हाइपरबोलिक है। तो सेकेंड केस में द रिलेशन इज Vt इक्वल्स टू कांस्टेंट, मतलब V एंड T आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अच्छा, T को फर्दर मैं लिख दूं PV अपॉन NR एंड दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो दैट गिव्स यू इक्वेशन एज PV स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट। नाउ PV स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट जो है वो एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है।
पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है विद x इक्वल्स टू 2, pv टू द पावर x इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो x इक्वल्स टू 2। तो अब इसमें वर्क डन का अपन एक्सप्रेशन देखें तो दैट वर्क डन का एक्सप्रेशन इट इज nr डेल्टा t अपॉन 1 माइनस x। तो दिस इज nr। चेंज इन टेम्परेचर, ये आपका फाइनल टेम्परेचर है, ये इनिशियल है, तो दिस चेंज इन टेम्परेचर इज माइनस टी नॉट बाई 2 अपॉन 1 माइनस x कर रहा हूं, तो x इज 2, तो ये वैल्यू जो बचेगा दिस इज nr टी नॉट अपॉन 2। अब हमें वर्क डन निकालना है इन दो प्रोसेसेस का, तो दैट W1 अपॉन W2, दोनों में nRT कैंसिल होके द रेशियो इज 2:1। तो ये 2:1 अपना बी पार्ट में गिवन है। तो अगेन फर्स्ट जो ग्राफ था वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था, आइसोबारिक। सेकंड वाला क्रूशियल है कि अपन ध्यान रखें, इट्स अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक में आपने x की वैल्यू निकाली, वर्क डन का फॉर्मूला लगाया और फिर रेशियो निकाल रहे हैं। सो गुड क्वेश्चन जो पॉलीट्रॉपिक का कॉन्सेप्ट आपको एक बार रिकॉल करा रहा है। Right now, the position vector of particle is given by this a real constant, the acceleration is right। तो ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि हमें r वेक्टर गिवन है, तो पहले अपन v वेक्टर निकाल लेंगे एज dr बाई dt, वो आपका v वेक्टर आ जाएगा। फिर आप एक्सेलरेशन वेक्टर निकाल लोगे एज dv बाई dt, है ना, ये एक्सेलरेशन वेक्टर आ गया। और फिर आप a डॉट v करके देख लें, अगर ये a डॉट v 0 आ जाता है तो दैट विल इंप्लाई कि वेलोसिटी वेक्टर जो है वो आपके एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर है। तो इसके अंदर कैलकुलेशन पे जाने का कोई मतलब नहीं है, आप बहुत इजीली इसको मैनेज कर सकते हैं। तो विदाउट इन्वेस्टिंग टाइम नेक्स्ट पे चलेंगे। यहां बस डिफरेंशिएट करके v और a निकालने हैं, डिफरेंशिएशन आप कर ही लोगे साइन कॉस फंक्शंस, और v डॉट a चेक करोगे तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 है। उस थीम से इसमें आप परपेंडिकुलर प्रूव करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। Next question, it says the activity of a radioactive element decreases in 10 years to 1/5 of the initial value, right? We know that the activity formula is A equals to A naught times e to the power minus lambda t। तो ये वैल्यू आपका A naught by 5 हो जाता है in a duration of e to the power minus lambda t, टाइम की जगह we have 10 years। So that implies एक वैल्यू मुझे मिल गया that e to the power minus lambda into 10 that is equals to 1/5। ठीक है, अब ये बोल रहा है आफ्टर फर्दर नेक्स्ट 10 इयर्स। नाउ नेक्स्ट 10 इयर्स मतलब स्टार्टिंग से 20 इयर्स, तो a डैश कितना बचेगा, दैट विल बी a नॉट टाइम्स e टू द पावर माइनस लैम्डा, और टाइम की जगह 20 रख रहा हूं, तो ये हो जाएगा आपका a नॉट इंटू e टू द पावर माइनस लैम्डा टाइम्स 10 का स्क्वायर। ये फैक्टर बन गया भी, 20 को अपन ऐसे लिख सकते हैं, यहां 10 और ऊपर स्क्वायर। नाउ e टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू 10 की वैल्यू हम 1/5 निकाल चुके हैं, और उसका स्क्वायर करेंगे तो दैट विल बी a नॉट बाय 25। तो अगेन अ रूटीन प्रॉब्लम जो आपका डैम्प्ड ऑसिलेशन में भी काम आता है कैलकुलेशन आपका, राइट। ये ऑफ कोर्स न्यूक्लियर फिजिक्स में तो यूज आएगा ही, देन ईएम वेव्स वगैरह में इंटेंसिटी ऑफ गामा रेज वगैरह उसमें भी काम आता है। तो एक स्टैंडर्ड सिचुएशन है, तो ये कैलकुलेशन डेफिनेटली आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। राइट, a ring of radius r is suspended from the point of suspension, angular frequency निकालने, राइट। तो straight away it is a situation of a physical pendulum। तो जब फिजिकल पेंडुलम आता है, we know that the time period it's given by 2 pi under root of I upon mgl, this is a standard situation। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, और हमें इस एक्सिस के अबाउट याद होता है mr स्क्वायर। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम अपन लगाएं तो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ICM प्लस mr स्क्वायर, तो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 2mr स्क्वायर। अच्छा, ये जो L होता है दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द हिंज पॉइंट एंड द CM। तो हिंज और CM के बीच का गैप भी यहां पे r है। तो टाइम पीरियड जो आएगा दैट इज 2 पाई under root of this is 2mr square and this is mgr। तो accordingly this is 2 pi and under root of 2r by g, ये 2r by g बच रहा है। अब ओमेगा जो है that is 2 pi upon capital T, तो ये 2 pi by capital T मतलब ये फैक्टर अपन ढूंढ लें तो r by 2 सॉरी g by 2r under root बचेगा। तो ये आपका फैक्टर यहां से मैच कर रहा है ऑप्शन बी में। तो सीधा सा क्वेश्चन था फॉर्मूला पुटिंग कि अपन फिजिकल पेंडुलम का रिजल्ट अप्लाई करें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एल की वैल्यू प्लेस करें, वहां से ओमेगा निकाल सकेंगे। तो इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे चलते हैं। लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी गिवन इज इंसिडेंट ऑन मिडल सरफेस, इलेक्ट्रॉन्स विद द मैक्सिमम स्पीड आर इजेक्टेड, राइट। अब ये जो डेटा गिवन है ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो सकता है हमारे लिए, बट अदरवाइज कॉन्सेप्ट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड दैट E जो है दैट इज इक्वल्स टू 5 प्लस k मैक्स। सो अकॉर्डिंगली एनर्जी जो इंसिडेंट किया दैट इज गिवन बाय h न्यू, देन फाई जो होगा उसको आप
फर्दर h न्यू नॉट लिख सकते हैं, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एंड kmax जो होगा दैट इज हाफ m v स्क्वायर। तो इसके अंदर आपको h का वैल्यू नोन है, v आपको गिवन है, फर्दर यहां पे भी h पता है, मास अपन इलेक्ट्रॉन का प्लेस कर देंगे स्टैंडर्ड वैल्यू, और v दे रखा है, तो उसके हिसाब से न्यू नॉट निकाल लेंगे। तो कोई कैलकुलेशन फर्दर डिस्कशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, विदाउट इन्वेस्टिंग टाइम आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आइंस्टीन इक्वेशन का सीधा एप्लीकेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट, नाउ दिस इज अ गुड क्वेश्चन बेस्ड ऑन ऑप्टिक्स। A point object is kept just beyond the first focus of a convex lens. If the lens starts moving towards right with a constant velocity, the image will. Alright. अब अपन ये देखें कि जब ऑब्जेक्ट फोकस या थोड़ा सा उसके आसपास है, लेट्स से फोकस पे है, तो जब ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो आपका इमेज जो बन रहा है दैट इज एट इंफिनिटी। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज इंफिनिटी पे है। तो ऐसे केस में इनके बीच में, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में जो गैप होगा, दैट गैप इट विल बी इनफाइनाइट, बिकॉज ऑब्जेक्ट एफ पे है और इमेज इंफिनिटी पे चला गया, तो गैप जो है दैट इज इनफाइनाइट। अब द क्वेश्चन सेज कि लेंस को राइट में मूव कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट वही है, लेंस को राइट में मूव कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली ऐसा होगा कि लेंस को जब राइट में चलाते जाओगे तो ऑब्जेक्ट जो है वो लेंस से इनफाइनाइट दूरी पे चला जाएगा, बिकॉज आप लेंस को चलाते ही जा रहे हो। तो ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे चला गया तो इमेज जो होगा वो एफ पे आ जाएगा, बट ऐसे केस में भी गैप बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज स्टिल इंफिनिटी। तो इनिशियली ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में इनफाइनाइट गैप था, फिर उनके बीच में गैप कम हुआ और बाद में वापस इंफिनिटी हो गया। तो इस चीज को हमें एनालाइज करना है कि इनिशियली ये गैप अगर इनफाइनाइट था और फिर बाद में डिक्रीज हुआ है, तो गैप जो है ऑब्जेक्ट और इमेज में गैप डिक्रीज हुआ है, इसका मतलब इमेज जो है वो मूव करा होगा लेफ्ट साइड में, बिकॉज ऑब्जेक्ट तो रेस्ट पे है, तो इमेज लेफ्ट में मूव करेगा, तभी ऑब्जेक्ट और इमेज में गैप कम होगा। अच्छा, फिर गैप को वापस से इंफिनिटी बनाना है, वापस इंफिनिटी बनाना है, इसका मतलब अब गैप जब वापस बढ़ाना है तो ऑब्जेक्ट तो वहीं का वहीं है, तो इमेज जो है दैट हैज टू मूव टुवर्ड्स राइट अगेन, तब जाके वो डिस्टेंस वापस इंफिनिटी होगा। तो ये एक अच्छा इंटरप्रिटेशन है जो इस क्वेश्चन से हमें सीखने मिल रहा है। तो दिस ऑब्जेक्ट विल फर्स्ट मूव टुवर्ड्स लेफ्ट एंड देन इट विल मूव टुवर्ड्स राइट। तो इसमें कोई न्यूमेरिकल एनालिसिस रिक्वायर्ड नहीं है, एक जनरल इंटरप्रिटेशन से इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। Right, next question it says a wheel of radius capital R rolls on the ground with a uniform velocity v, relative acceleration of the topmost point, right? Rolling अगर given है तो इस rolling में we know that कि ये जो bottom most point है, if we mark this point as P and this point as Q, तो this rolling आप recall करें, this rolling can be interpreted as pure rotation about इंस्टैंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना, और वो इंस्टैंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो P से पास कर रही है। तो अगर उसको प्योर रोटेशन की तरह ट्रीट करोगे, एंड वी नो दैट कि प्योर रोलिंग जब होता है तो टॉप मोस्ट पॉइंट की जो वेलोसिटी होती है वो 2v होती है, सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी होता है वो v होता है, और इस पॉइंट का जो वेलोसिटी होता है बॉटम मोस्ट पॉइंट का वो 0 होता है। तो द एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट Q विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट P, सिंस प्योर रोटेशन है ऑब्जेक्ट का P के अबाउट, तो Q जो होगा वो एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो सीधा उसके लिए v²/r लगा सकते हैं। तो Q का जो स्पीड है वो 2v है, तो स्पीड की जगह 2v प्लेस किया, और P से Q तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस का काम करेगा, तो वो रेडियस है 2r। तो इसको अपन सॉल्व करें तो वी हैव 2v²/r व्हिच इज गिवन इन ऑप्शन बी। तो एक अच्छा क्वेश्चन है जहां से आपको इंस्टैंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का एप्लीकेशन यहां पे रिकॉल करना है कि रोलिंग में पॉइंट P इंस्टैंटेनियस एक्सिस के अबाउट प्योर रोटेशन है। प्योर रोटेशन मतलब Q जो होगा वो P को सेंटर मान के सर्कल में घूमेगा, और सेंटर मान के सर्कल में घूमेगा तो एक्सेलरेशन सेंट्रिपिटल है v²/r। v की जगह Q की स्पीड मैंने रखी है, Q की स्पीड 2v थी और रेडियस P से Q के बीच में डिस्टेंस 2r था, तो उससे आपको इसका एक्सेलरेशन Q का मिला है P के रिस्पेक्ट में। तो अगेन अ गुड क्वेश्चन, बट अगेन एवरेज लेवल ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। All right, so next question पे चलते हैं। It says the current gain alpha, right? Alpha given है हमें common base mode में and beta निकालना है, right? तो ये तो बिल्कुल straight forward आपका formula का question है। That beta जो है that is we know that is alpha upon 1 minus alpha।
तो ये अल्फा की वैल्यू आप यहाँ पे प्लेस कर दें एंड स्ट्रेट अवे आपकी कैलकुलेशन में आंसर 199 आ रहा है। तो उसमें तो खैर कोई डिस्कशन रिक्वायर्ड नहीं है, आगे बढ़ते हैं। Right now, a gas is filled in with a cylinder. In a cylinder, its temperature is increased by 20% on Kelvin scale. Volume 10% से reduce किया. How much percentage of gas has to leak for the pressure to remain constant? Right? Pressure constant है, तो अपन PV equals to nRT के हिसाब से चलें तो pressure constant कह रहा है क्वेश्चन और R constant है, इसका मतलब V is directly proportional to NT. Now the question says temperature is increased by 20%. तो 20% से अगर मैं इसको increase करता हूं तो वो टेम्परेचर हो जाएगा 1.2 टाइम्स टी। Now 1.2 मतलब ये 6T/5 बन जाएगा, राइट। एंड वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड बाय 10%, तो नया वॉल्यूम 10% कम, तो ये 0.9V हो जाएगा, तो दैट विल बी 9V/10। तो अब जब ये प्रोपोर्शनैलिटी है, अपन थोड़ा सिंप्लीफाई करके इसमें चलें। प्रोपोर्शनैलिटी में अपन जानते हैं अगर मैं यहां V का फैक्टर प्लेस कर दूं तो V वाला फैक्टर है 9/10, ठीक है। फिर यहां पे अपन देख रहे हैं तो n का फैक्टर हमें पता करना है कि मोल्स कितने चेंज हुए, और टेम्परेचर वाला फैक्टर जो है दैट इज 6/5। तो यहां पे n का जो वैल्यू आएगा दैट n डैश, n में जो फैक्टर आएगा दिस इज 2, एंड यहां पर वैल्यू आपका 3/2, तो ये 3/4 आ रहा है। तो n डैश जो होगा मतलब नंबर ऑफ मोल्स फाइनली जो बचेंगे वो इनिशियल वाले के 3/4 हैं, तो इनिशियल वाले के 3/4 हैं, 75% ही बचे हैं। तो कितना परसेंटेज लीक होना पड़ेगा? भाई गैस अगर लीक होगा तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ मोल्स विल डिक्रीज, तो कितना गैस लीक होना पड़ेगा? तो दैट विल बी 25%, बिकॉज 75% रिमेनिंग है, तो 25% इसमें से लीक होगा, तब जाके सिचुएशन बैठेगा। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोपोर्शनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन ऑन गैस लॉज। नेक्स्ट पे चलते हैं। राइट, नेक्स्ट आपका डायमेंशनल एनालिसिस का क्वेश्चन आया। Right, the viscosity eta of a gas depends on this force which varies as given by this. If this neta, the coefficient of viscosity, the function of mass, then speed and mu constant, then हमें correct relation निकालना है. Okay, so we know that this Stokes law से अपन recall करें तो it is F is equals to 6 pi r eta v. तो अपना eta का जो dimension होगा that dimension will be force upon r v का dimension. तो फोर्स अपॉन आर वी में फोर्स का डायमेंशन तो हो गया आपका mlt-2, आर का डायमेंशन l हो गया, v का lt-1 हो गया, तो ईटा का जो डायमेंशन आएगा दैट विल बी ml-1 t-1, ml-1 t-1। ये आपके कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन आ गया। अब एज पर दिस रिलेशन, ये जो रिलेशन हमें दिया है इसके हिसाब से अपन लिख सकते हैं कि म्यू जो होगा दैट विल बी f into r to the power n। दैट मीन्स म्यू का जो डायमेंशन है दैट इज f का डायमेंशन इज mlt-2, है ना, और r रेडियस जो है वो l उसका डायमेंशन है, तो दिस इज n, तो दिस डायमेंशन विल बी m into l to the power n plus 1 into t to the power -2। तो ये आपका म्यू का डायमेंशन आया। अब द क्वेश्चन सेज दिस कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा इट इज अ फंक्शन ऑफ मास, तो अपन लिखें मास टू द पावर a, then their speed, तो v to the power b, and the constant mu, तो mu to the power c। तो यहां लेफ्ट हैंड साइड पे ईटा का डायमेंशन आ जाएगा जो हमने यहां पे ये निकाला था, ठीक है। तो ईटा का डायमेंशन तो ये आ गया ml-1 t-1, ये इसका डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड पे। सिमिलरली राइट हैंड साइड पे मास का डायमेंशन ये m to the power a, v का डायमेंशन विल बी lt-1 to the power b, एंड म्यू का डायमेंशन ये मैंने निकाला था, इसको अपन यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो दैट विल बी टू द पावर सी। अब इसके आगे आप इजीली ये मैनेज कर सकते हैं कि जो m का टोटल पावर है या l का टोटल पावर है या t का जो टोटल पावर है वो LHS और RHS में इक्वेट करोगे सो दैट द इक्वेशन कैन बी डायमेंशनली करेक्ट। तो वो इक्वेशंस जब आप सॉल्व करेंगे, जब पावर्स आप m, l और t के दोनों तरफ मैच करेंगे, तो दैट विल गिव यू द रिजल्ट एज ऑप्शन बी। तो कैलकुलेशन अच्छी है बट कॉन्सेप्चुअली अगेन बहुत रूटीन प्रॉब्लम है, बट हाँ कैलकुलेशन डिमांडिंग है, केयरफुली चलना पड़ेगा, अदरवाइज आप कैलकुलेशन में फंस सकते हैं, दैट मे बी टाइम कंज्यूमिंग। तो ओवरऑल अ गुड क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। राइट, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, इंटरफेरेंस का क्वेश्चन आ गया। आर प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्क्रीन टू सोर्सेज ऑफ इंटेंसिटी गिवन है, फेज डिफरेंस π/2 और रिजल्टेंट। ऑलराइट, तो सिंपल है कि जो नेट इंटेंसिटी होती है उसका जो अपना फॉर्मूला है दैट इज I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos phi। तो पहले केस में
जब आपका फेज डिफरेंस पाई बाय 2 है, जब फेज डिफरेंस पाई बाय 2 है तब आपका इंटेंसिटी जो आएगा, लेट्स से उसको आई डैश मान लेता हूं, तो ये कॉस पाई बाय 2 यहां रखेंगे फेज डिफरेंस की जगह, तो वो तो जीरो हो जाएगा और बचेगा i1 प्लस आई टू। और i1 i2 हमें ये दे रखे हैं, तो i1 प्लस i2 इट विल बी 10i। और फिर आई डबल डैश लेते हैं जब फेज डिफरेंस कितना है इसमें, द फेज डिफरेंस इज पाई। जब यहां फेज डिफरेंस पाई आएगा तो इट विल बी i1 प्लस i2 मतलब 10i प्लस 2 रूट i1 i2, i1 और i2 मल्टीप्लाई करके अंदर रखना है, तो इट इज 9i स्क्वायर कॉस पाई। कॉस पाई -1 हो जाएगा, 9i स्क्वायर का अंडर रूट 3i इज 6, इसमें से माइनस हुआ तो दैट कम्स एज 4i। और क्वेश्चन ने पूछा द डिफरेंस बिटवीन द रिजल्टेंट्स, तो i डैश और i डबल डैश का डिफरेंस चाहिए, तो दैट डिफरेंस इज 6i गिवन इन ऑप्शन सी। तो ये तो खैर YDSC के फॉर्मूला पर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, इजीली आपका आंसर 6i आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। A standing wave, right? Standing wave का situation have 3 nodes and 2 antinodes, right? 3 nodes और 2 antinodes का मतलब हुआ the diagram will look like this. इस तरह का कुछ डायग्राम बनेगा, है ना? So we have 3 nodes and 2 antinodes. This between 2 atoms, ये एक एटम है यहाँ पे, एक एटम है इधर यहाँ पे, इनकी डिस्टेंस जो है that is 1.21 एंगस्ट्रॉम। और हमसे पूछा कि वेवलेंथ क्या, राइट? तो ये तो यही खुद ही वेवलेंथ ही है, बिकॉज यहां से कंप्लीट इधर तक का डिस्टेंस वो वेवलेंथ ही होगा, तो ये 1.21 जो है वही वेवलेंथ है। तो खैर ये तो बिल्कुल रीड करके टिक करने लायक क्वेश्चन है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, a block of mass m is kept on a rough horizontal surface, is attached with a massless spring, minimum constant force applied, राइट? तो ब्लॉक को हमें लिफ्ट करना है। देखो ब्लॉक तब लिफ्ट हो जाएगा जब इस पे अपवर्ड लगने वाला जो स्प्रिंग फोर्स है वो जस्ट इक्वल टू mg हो जाए, है ना? मतलब kx इज जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल्स टू mg। जब ये मीट हो गया तो ऐसे केस में ब्लॉक ऊपर चला जाएगा। बट अब ये अपन देखें कि ये जो हम F फोर्स लगा रहे हैं, इस F फोर्स की वजह से लेट्स से स्प्रिंग को हमने x अमाउंट आगे खिसकाया। ये कंडीशन तक पहुंचने के लिए, लिफ्टिंग कंडीशन तक पहुंचने के लिए फोर्स लगा के हम स्प्रिंग को x डिस्टेंस आगे ले जा रहे हैं। तो ऐसे केस में आपका जो W एक्सटर्नल होगा, बिकॉज वो एक्सटर्नल एजेंट है, यू नो दैट W एक्सटर्नल इज डेल्टा U प्लस डेल्टा के। अच्छा, ब्लॉक तो अब जस्ट मूव करेगा तो डेल्टा के तो कुछ है नहीं। W एक्सटर्नल अपन लिख सकते हैं, सिंस कांस्टेंट फोर्स F है तो वर्क डन विल बी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज ये F फोर्स लगाकर हम x डिस्टेंस ऊपर ले गए हैं स्प्रिंग को, बट ब्लॉक अभी तक ग्राउंड से कांटेक्ट नहीं छोड़ा है, तो वर्क डन हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और ब्लॉक तो मूव किया नहीं है, तो डेल्टा यू सिर्फ स्प्रिंग का होगा, इट इज हाफ के एक्स स्क्वायर। तो यहां से द क्वेश्चन सेज मिनिमम कांस्टेंट फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, तो दिस वैल्यू इट कम्स आउट एज के एक्स बाई 2, और के एक्स की वैल्यू ब्लॉक को जस्ट पिक करने के लिए के एक्स की वैल्यू अंडर लिमिटिंग कंडीशन mg होनी चाहिए, तो आपका फोर्स जो आ रहा है वो mg बाई 2 आ रहा है। कॉन्सेप्चुअली अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है, बट हाँ अच्छा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, तो ओवरऑल गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं। राइट, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे आते हैं। इट सेज अ बैटरी इज चार्ज टू अ पोटेंशियल ऑफ 15 वोल्ट इन 8 आवर, करंट गिवन है, और उसके बाद डिस्चार्जिंग वाला भी गिवन है। तो सिंपल है, देखिए पावर ऑफ अ बैटरी वी नो दैट इट्स V इंटू आई, एंड एनर्जी तो होता है पावर इंटू टाइम, तो इट्स VI इंटू टी। और हमें यहाँ वॉट आर एफिशिएंसी चाहिए। एफिशिएंसी ऑफ कोर्स विल बी दिस आउटपुट वाला एफिशिएंसी अपॉन इनपुट, डिस्चार्जिंग अपॉन चार्जिंग। तो डिस्चार्जिंग में VIT की वैल्यू रखें, तो V जो है दैट इज 14, करंट इज 5, टाइम इज 15, एंड दैट अपॉन इनपुट वाली वैल्यूज जो है वो है VIT में V इज 15, I इज 10 एंड टाइम इज 8। तो ये जब कैलकुलेशन कर रहा हूं 15 कैंसिल हो गया, दिस इज 14 अपॉन 16, दैट कम्स आउट एज 7/8। ठीक है, नाउ 7/8 जो होगा दैट विल बी 0.875, ये आपका ईटा का वैल्यू आ गया एफिशिएंसी का, तो दैट कम्स आउट एज व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 100 कम्स आउट एज 87.5%। तो ये आपका एफिशिएंसी वैल्यू आ गया 87.5। तो इजी क्वेश्चन था, जस्ट पावर का और एनर्जी का फॉर्मूला लगाना था और उस हिसाब से दोनों का रेशियो निकाला है। नेक्स्ट पे चलते हैं। A particle leaves the origin with an initial velocity given है, constant acceleration, uniformly accelerated motion का केस है, पार्टिकल रीचेज मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट। तो ये आपको इमीडिएटली क्लिक होना चाहिए कि मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट एक्स मैक्सिमम है, इसका मतलब दिस Vx विल बिकम 0।
तो वैसे तो डायरेक्टली हमें दिख रहा है, बट आप चाहें फॉर्मली तो vx इक्वल्स ux प्लस axt, राइट। इसमें vx 0 हो जाएगा, ux आप देखें तो 3 गिवन है, ax जो है एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में -1 है, तो यहां से टाइम की वैल्यू आ रही है 3 सेकेंड्स, कि 3 सेकेंड्स में द x कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल बिकम 0। अभी कह रहा है उस समय y कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या है, तो वी विल राइट इट एज vy इक्वल्स uy प्लस ayt, जिसमें uy जो है इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में एब्सेंट है 0, ay की वैल्यू इट इज -0.5 और टाइम की वैल्यू 3 है। तो मैग्नीट्यूड पूछा है, तो मैग्नीट्यूड जो आएगा दैट इज 1.5 मीटर पर सेकेंड। ये vy का मैग्नीट्यूड 1.5 आ रहा है। तो अगेन अ वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बेस्ड ऑन काइनेमैटिक्स। नेक्स्ट पे चलते हैं। राइट नाउ नेक्स्ट में it says the magnetic field at the center of a current carrying loop is 5√5 times that at a point along its axis। तो अपन अगर सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड देखें तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 2r, और एक्सिस के किसी पॉइंट पे जो फील्ड होता है दैट इज म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये आपके स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हैं। अभी हमसे पूछ रहा है कि सेंटर अपॉन एक्सिस, ये जो रेशियो है, अब इस रेशियो को अपन कैलकुलेट करें कॉमन फैक्टर्स हटा के, तो कॉमन फैक्टर्स हटा के दिस रेशियो विल बी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 अपॉन आर क्यूब। और ये जो रेशियो गिवन है आप देखो, सेंटर पे जो फील्ड है वो 5√5 टाइम्स है एक्सिस वाली फील्ड का, तो दिस वैल्यू इट इज 5√5। अब इसको अपन अगर मैनेज करें एज आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, दैट कम्स आउट एज 5√5 आर क्यूब, राइट। अब दोनों तरफ अगर हम स्क्वायरिंग करें ताकि ये π2 हट जाए, दिस कम्स आउट एज आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3 एंड दैट इज इक्वल्स टू 125 आर टू द पावर 6। अब दोनों तरफ क्यूब रूट ले लें तो वी हैव आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल्स टू 5 इंटू आर स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो आ रही है दैट इज 4r स्क्वायर, आर की वैल्यू 0.1 है, स्क्वायर करूंगा तो 0.01 हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 0.04 अंडर रूट आ रहा है, दिस इज 0.2। तो ये आपका आंसर आ गया। जस्ट अगेन फॉर्मूला बेस्ड था, कैलकुलेशन थोड़ा स्मार्टली करना है, डिफिकल्ट नहीं है बट थोड़ा स्मार्ट कैलकुलेशन करना है, तो आपका आंसर एक्स का वैल्यू 0.2 आ रहा है। तो अच्छा क्वेश्चन है बट ओवरऑल प्रोफाइल इज इजी। An 80 kilogram person is parachuting and is experiencing a downward acceleration इतना, mass of the parachute given है, तो ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सिचुएशन हो गया कि पर्सन और पैराशूट का नेट मास मिला लें तो 85 है। तो ये पर्सन एंड पैराशूट मिलाकर डाउनवर्ड डायरेक्शन में इन पे फोर्स लग रहा होगा m प्लस mg, और अपवर्ड डायरेक्शन में वो पैराशूट पे जो फोर्स लगना है, जैसे यहां बोला कि व्हाट इज द वैल्यू द अपवर्ड फोर्स ऑन द पैराशूट, तो अपवर्ड फोर्स F मान लेते हैं। तो उसके हिसाब से नेट मास इज 85, तो 85g माइनस द अपवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू 85 टाइम्स एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन 2.8 गिवन है। यहां से आपकी F की वैल्यू जो आएगी दैट इज 85 इंटू जी माइनस ए, जी का वैल्यू 9.8 है, तो 9.8 माइनस 2.8 इज 7, ये वैल्यू इट इज 595 न्यूटन आपका फोर्स आ रहा है, विच कैन बी रिटन एज 5.95 इंटू 10 टू द पावर 2 न्यूटन। तो यहां से आपका आंसर इट इज 5.95। तो ये तो खैर बिल्कुल बेसिक एलओएम का क्वेश्चन है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। आगे बढ़ते हैं। राइट, लास्ट क्वेश्चन। It says a liquid drop having surface energy E spreads into 512 drops। अब ऐसे केस में यूजुअली स्टूडेंट्स को ये रिजल्ट याद रहता है कि जब ऐसे मर्ज करना या स्प्लिट करने वाली बात होती है तो वॉल्यूम कंजर्व करें, तो 512 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ये छोटे ड्रॉप्स का वॉल्यूम मिलाकर, एंड दैट इज इक्वल्स टू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, दैट इज इक्वल्स टू बड़े वाले का वॉल्यूम। तो ये क्यूब रूट लेंगे तो आर इक्वल्स टू 8 आ रहा है। अब सरफेस एनर्जी जो होती है वी नो दैट इट इज द सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय एरिया। तो इनिशियली बड़े वाले का जो सरफेस एनर्जी था, उस बड़े वाले का सरफेस एनर्जी विल बी द सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय उसका एरिया, इट इज 4 पाई आर स्क्वायर। और फाइनली जब ब्रेक कर दिया तो सरफेस टेंशन इज S मल्टीप्लाइड बाय वी हैव 512 ड्रॉप्स, और एक का सरफेस एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब 4 पाई आर स्क्वायर में छोटे वाले ड्रॉप का जो रेडियस है वो है कैपिटल R बाय 8, तो ये स्क्वायर।
अच्छा, बाकी सारे फैक्टर्स तो u इनिशियल में भी हैं, तो ये 8 स्क्वायर 64 डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो आप देख सकते हैं uf जो होगा दैट विल बी 8 टाइम्स ui। तो यहाँ पे यही हमसे पूछा था कि द वैल्यू इज ne, तो वो इनिशियल एनर्जी ui थी, फाइनल वाला उसका 8 टाइम्स है, तो उसके हिसाब से आंसर आपका 8 आ रहा है। तो ये ओवरऑल हम इसके एंड पे आए। आप देखें क्वेश्चंस इजी प्रोफाइल के ही हैं ज्यादातर, कुछ क्वेश्चंस अच्छे हैं जहां कैलकुलेशन डिमांडिंग है, बट स्टिल ओवरऑल स्कोरिंग पेपर जिससे आपको कुछ नए पॉइंट्स भी सीखने मिलेंगे। ऑलराइट, तो नेक्स्ट पेपर के साथ हम नेक्स्ट टाइम यहाँ पे मिलेंगे। टिल देन यू कीप वर्किंग हार्ड, यू रिमेन स्टे मोटिवेटेड, एंड रिमेंबर यू कैन एंड यू विल। थैंक यू।